जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टाक। थोड़ा सा एक परिचय दूंगी मैं आप लोगों को। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ को पहली बार राजस्थान में लेकर आया है। सौंदर्य शास्त्र जो कला छात्र हैं और एमए कर रहे हैं या नेट कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर एक विषय है बहुत बड़ा, जिसमें दो पार्ट हैं इसके, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र और भारतीय सौंदर्य शास्त्र। हम इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले पहले इंस्टीट्यूट है और इस चीज़ को मैं आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ। इसमें आपको और क्या क्या मैटर चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, बताइएगा और समझिएगा, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटल दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी हम इसकी रूपरेखा बांधते हैं। आप लोगों ने सभी ने एक शब्द सुना होगा और उस शब्द का नाम है ईवीएस, है ना, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण विज्ञान। बिल्कुल, इसकी जो खोज है या इसको स्थापित है श्री रामदेव मिश्रा ने, ये कंसेप्ट हमारे सामने लेकर आए थे और छोटे बच्चों के लिए ये ईवीएस शब्द आया था। पर्यावरण, हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण, हमारे चारों तरफ क्या क्या गतिविधियां हो रही है, तो छोटे बच्चों को ये सब्जेक्ट लेकर आया गया और एक सोशल, एक सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। यही ईवीएस बाद में एक सब्जेक्ट बन जाता है, सामाजिक अध्ययन, या कह दिया जाता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। यानी जिस समाज के विषयों को हम साइंस की तरह काम में लेते हैं उन्हें हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, और जिसे हम स्टडी करते हैं, केवल ज्ञान में लेते हैं, बोध में लेते हैं, उसे हम अध्ययन कहते हैं। जैसे आपका इतिहास, इतिहास मुख्यतः सामाजिक अध्ययन विज्ञान का भी है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः किसका? इतिहास। लेकिन अगर मैं इस विज्ञान शब्द को जोड़ूं तो आपका शब्द आ गया मनोविज्ञान, आपका आ गया एक और देख लीजिए नवविज्ञान, एक शब्द और हम देख लेते हैं दर्शन शास्त्र, इसमें हम और देख लें आपका भूगोल, इसमें हम और आपका देख लें अर्थशास्त्र। ये जो विषय है ये कहीं ना कहीं भूगोल, जिनमें हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं और उससे बालकों को हम सिखाते हैं। तो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और ईवीएस की बात मैंने आपके सामने करी है। अब आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान देंगे, बिल्कुल, और वह ध्यान देने की बात क्या है, मेरी बात को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। मेरा सब्जेक्ट जो मैं बात करने जा रही हूँ अब आपसे, वो हम इन 3 शब्दों से लेकर बात करेंगे। एक हमारा कहाँ गया? मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, और फिर आ गया हमारा एक मानव शास्त्र। ठीक है, जरूरी है मानव शास्त्र, और मानव शास्त्र के साथ हमारा एक टॉपिक और हो गया समाज शास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए इसको हम आगे देखते हैं। अब जैसे ही हम टॉपिक ले रहे हैं और हमारा जो विषय है वो विषय है दर्शन शास्त्र, समझिएगा। अब यहां पर हम दर्शन का मतलब देखना और देखकर समझना, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। वो शाखाएं कौन कौन सी हैं उनको हम देखें। ज्ञान मीमांसा, बिल्कुल आपको इन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगी। फिर आएगा तत्व मीमांसा, फिर आएगा आपका नीति शास्त्र। ये सभी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं, ध्यान में दीजिएगा। नीति शास्त्र, फिर आ जाइए आपका नेक्स्ट तर्क शास्त्र,
फिर आ जाइए सौंदर्य शास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान और सत्ता मीमांसा। बिल्कुल, ये हमारे फिलॉसफी के पार्ट हैं। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं। वापस हम यहाँ पर देखें कि फिलॉसफी जो है वह दो रूपों में देखी गई है, भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में। तो अब ये हम कहें कि भारतीय दर्शन में कितने पार्ट में विभाजित किया गया है इसको? दो, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जनरली नास्तिक दर्शन को लोग नेगेटिविटी के अंदर डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि कुछ ईश्वर को देखने को, चीजों को समझने के लिए वह प्रैक्टिकल होते हैं, या उनका भावात्मक पक्ष थोड़ा सा पीछे रहता है, वो प्रयोगवादी होते हैं। नास्तिक और आस्तिक दोनों में बहुत सारी चीजों का हम अध्ययन धीरे धीरे करते चले जाएंगे। अभी मैं आपको ये बात करना चाह रही हूं कि दर्शन यानी देखना, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मतलब जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमें अच्छा बुरा भला इन सभी चीजों का ज्ञान होता हो, हमारे स्वभाव भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल, कोई क्रोध में है तो वो क्रोध का ज्ञान, कोई हंस रहा है तो वो हंसी का ज्ञान। अब आए तत्व मीमांसा। तत्व, हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं, जैसे पानी है, मिट्टी है, ये तत्व हैं, इनका भी एक अध्ययन होता है, इनको भी जानना जो होता है वो तत्व मीमांसा। नीति शास्त्र, जिसमें हम नैतिक मूल्यों की, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, ईमानदारी क्या होती है, झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, धर्म क्या होता है, वो नीति शास्त्र। तर्कशास्त्र, ये तर्कशास्त्र जो है हम साइंस के अकॉर्डिंग इस पे बात करते हैं, यानी जब हम किसी चीज को रिसर्च करके पूर्णतया परफॉर्मा तैयार करके हम प्रस्तुत कर देते हैं, तो हम यानी एक तरह हमने उसको तर्कपूर्ण विश्लेषण किया है, तो तर्क शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र इसके बाद में करूंगी। फिर आते हैं हम ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान जो हमारे आसपास जितना भी ब्रह्मांड है, जो हमारे वायुमंडल में फैला हुआ, उन सभी की जानकारी, जिसमें तारे ना, सूर्य, चंद्रमा, भूमध्य रेखा, इन सभी चीजों का। और लास्ट में आता है हमारा सत्ता मीमांसा। सत्ता मीमांसा का मतलब अस्तित्व, क्या चीज अस्तित्व में है और क्या चीज अस्तित्व में नहीं है। जैसे राम सेतु अस्तित्व में है, तो उसकी सत्ता को जानना, उसको किस तरीके से टिका हुआ है, उन सभी चीजों का ज्ञान हम कहीं ना कहीं इस तरीके से ये विषय बने हुए हैं, और इन विषय के आधार पर हम यहाँ वास्तविक रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, इस दर्शन शास्त्र में हमारा जो टॉपिक है वह है सौंदर्य शास्त्र। बिल्कुल, सौंदर्य शास्त्र नाम से ऐसा लग रहा है जैसे सुंदरता की बात की जाएगी, राइट? तो सुंदरता की बात करी जाएगी तो क्या कुरूपता भी होती है? मैंने जनरली हर स्टूडेंट से पूछती हूँ कि सौंदर्य का मतलब क्या हुआ, सुंदरता का मतलब क्या हुआ, क्या चीज होती है सुंदरता? तो इन सभी चीजों से समझने के लिए मैं आपसे दो बातें करूंगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगी कि हम किसी चीज पे सौंदर्य देखते हैं या कुरूपता देखते हैं, तो यदि हम कला के छात्र हैं तो आज से ही दिमाग में रखिएगा, कुरूप कुछ नहीं होता। अब आप बोलोगे कुरूप क्यों नहीं होता है, बुरा तो होता है। मैंने कहा नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक भिखारी है, आप जगदीश मंदिर गए और एक भिखारी है, कटोरा लेके बैठा हुआ है, फटे हैं, उसके बहुत स्किन बड़ी खराब है, और वो बड़े दरिद्र यानी बड़ा अजीबो गरीब दिख रहा है। थोड़ा सा हमें उसको देखकर दूर रहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर बीमारी के भी सब कुछ। अब आपने एक भिखारी को बड़े एक ऐसे भाव में देखा जिससे हमको उसका कुरूपता का भाव, यही हुआ? नहीं। अब मैंने आपको कहा कि आपको भिखारी का रंगमंच पर अभिनय करना है, और आप भिखारी का रंगमंच पर जैसे ही अभिनय करते हैं और वह इतना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ कि आप अवार्ड ले गए, तो मुझे यह बताइए कि वो भिखारी जिसको आप वास्तविक रूप से सत्ता में देख रहे थे,
उसको आपने कुरूप मान लिया, लेकिन उस कुरूपता को जब आपने मंच पर अभिनीत किया उसमें सौंदर्य आ गया। यानी हमारा जो दृष्टिकोण है वही महत्वपूर्ण होता है, सुंदरता व कुरूपता में। तो यदि हम आत्मा मन दोनों में से किसी एक को प्रबल करेंगे, अब आप बोलेंगे कि आत्मा और मन क्या है, तो सबसे पहली बात है आत्मा क्या होता है। अब यहां मत बोलना कि आत्मा तो अजर है, अमर है, नया वस्त्र धारण कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आत्मा और मन, आत्मा हमेशा सकारात्मक, मन हमेशा नकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है मेरे को, ठीक है, और सामने बहुत सारी मिठाई पड़ी हुई है। अब मेरा तो इच्छा हो रही है, गुलाब जामुन भी खाने की इच्छा हो रही है, रसमलाई खाने की भी इच्छा हो रही है, इमरती खाने की भी इच्छा हो रही है, लेकिन आत्मा कहती है मत खा, डायबिटीज चल रही है, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। और मन अंदर ही अंदर पानी आ रहा है। मन हमेशा, मैंने ये कह दिया आपको कि आप उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप फिर उधर ही जाएंगे। जैसे आपके मम्मी या पापा ने कह दिया कि उधर मत जाना, सामान रखा हो, जानते आप क्या करेंगे, वो जैसे ही जाएंगे धीरे से जाएंगे और देख कर आएंगे। नकारात्मकता, यानी नकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी, यानी जहां आपकी मनाही हुई आपका मन क्या हो गया, उधर जाना शुरू कर दिया, यानी आपकी प्रवृत्ति क्या हो गई, चंचल। और चंचल प्रवृत्ति हमें कभी भी स्थिर नहीं होने देती है। इसलिए हमेशा हमें किसको मजबूत करना है, आत्मा को। अब इस आत्मा को कैसे प्रबल करें, तो हमारे पास मन बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है, और इतना प्रबल है कि इसमें हम जब तक इस प्लस को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा मन चंचल अवस्था में रहेगा और हम अच्छे या बुरे की, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज गए या आप विद्यालय गए और आपके टीचर ने आपको डांट दिया, ठीक है, तो बाहर आके आनन फानन, देखो ना क्या समझते हैं, हमें डांट दिया, खुद तो जल्दी आते नहीं है, हमको डांट दिया, खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे शब्द छात्र बोल देता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका मन मजबूत है, आत्मा नहीं। आत्मा कैसे मजबूत होगी? आत्मा हमारे वेद, उपनिषद, यानी मतलब कहने का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब मैंने दर्शन शास्त्र की शाखाएं बताई उसमें एक शब्द बताया, नीति शास्त्र। बिल्कुल, पहले हम बचपन में जब पढ़ते थे ना तो नैतिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा ऐसे करके किताब आती थी जिसमें बहुत सारी कहानियां होती थी और नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। तो आज बच्चों को, जिसे आप मॉरल साइंस कहते हैं, पढ़ाया तो जाता है लेकिन उसको पिलाया नहीं जाता है, मतलब उसको पूरी अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आत्मा प्रबल न होने की वजह से हमारा मन जो है इतना भटकता है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता को नहीं पहचान पाता है। तो इस सौंदर्य शास्त्र को ग्रहण करने के लिए आपको सहज होना है, ध्यान रखिएगा, सहृदय होना है, ये भी ध्यान रखिएगा, और साथ के साथ आप लोगों को इसमें एक सकारात्मकता सोच रखनी होगी, और सकारात्मकता सोच रखोगे तो मन कमजोर होगा, आत्मा प्रबल होगी और हर चीज में हमें सौंदर्य दिखाई देगा। मेरे एक गुरुदेव हैं, तो हमेशा जब भी मैं कोई बात करती हूँ उनसे तो मैं कहती हूँ सर ये तो गड़बड़ हो गया, टीचर ये गड़बड़ हो गया, तो कहते कुछ खराब नहीं होता है, सब अच्छा होता है। जानते हैं उनका ये शब्द ये सहज है, सहृदय पूर्ण है, आत्मा से प्रबल है, इसलिए सौंदर्यवान है, ठीक है। तो वो हमेशा किसी भी चीज के लिए, मैं कभी कह भी दूं ये बिगड़ गया, ये खराब हो गया, इसको कैसे करेंगे, जैसे ही हल्का सा मन प्रबल हुआ नहीं, और वो कहते हैं बड़े सहज भाव से ये तो आराम से हो जाएगा, कोई बिगड़ा नहीं है, सहजता से हम ग्रहण करें। जानते हैं उन गुरुदेव का नाम क्या है? डॉक्टर धर्मवीर वशिष्ठ जी सर। तो वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने मुझे ये एक चीज जरूर समझाई कि खराब कुछ नहीं होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता है, हर जगह हमारे भाव आते हैं। यदि हमारा भाव सकारात्मक है तो हमें सकारात्मक, अभी मैं कहूँ मेरा सर दुख रहा तो मेरा सर दुखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मन अगर किसी ने डांट दिया तो हम वैसा ही दृष्टिकोण रखेंगे, हम उदास हैं तो हम नेगेटिव, यानी मन हमारा है और हम वैसा ही सामने वाले को देंगे, हम खुश हैं तो हम
सामने वाले को भी खुश कर रहे हैं। हमने अच्छी मूवी देखी तो हम सामने वाले को भी अच्छी मूवी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आत्मा जो है वह प्रबल होनी चाहिए और मन जो है वह प्रबल कभी नहीं होना चाहिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप कर पाएंगे, और सोचने की क्षमता हमारी आत्मा से होनी चाहिए, तभी हमें हर वस्तु में सौंदर्य दिखाई देगा। आपने देखा होगा पहले बच्चों के जो नाम होते हैं वो कैसे होते थे, कोई कहता था मेरा ये राम किशन, आपने देखा होंगे कई गांवों में नाम आज भी, कन्हैया कुमार, कन्हैया लाल, किशन लाल, नाम देखें, राम कुमार, ऐसे नाम होते हैं, यानी ईश्वर के नाम पर, जो हमारी सकारात्मकता को बढ़ाता है, हमारी आत्मा को प्रबल करता है। ठीक है, आजकल हमने एक चीज और देखी, आजकल लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हम क्या हो गए, वेदों से दूर हो गए, हम क्या हो गए, नैतिक शास्त्र से दूर हो गए, हम क्या हो गए कि हमने अच्छे शब्दों का चयन करना बंद कर दिया। अब आप जैसे कई स्वामी हैं, कई ना संत लोग हैं, वो कहते हैं ईश्वर का नाम बोलो, राधा 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 राधा, तो वो शब्द प्रबल हो गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और आप किसी एब्यूज वर्ड को बार बार बोलते हैं तो आपका मन क्या हो गया, प्रबल हो गया, आत्मा क्या हो गई, कमजोर हो गई। इसलिए हमेशा हर चीज के अंदर सकारात्मकता लाने के लिए आत्मा को प्रबल करनी है, नैतिक शिक्षा को प्रबल करनी है, अपने बच्चों को और स्वयं को भी सहजता और सरलता की ओर बढ़ाना है। इसी चीज के साथ मैं आपका सौंदर्य शास्त्र स्टार्ट कर रही हूं, और इस सौंदर्य शास्त्र में मैंने आपको कहा था कि यह सौंदर्य शास्त्र किसका पार्ट है, दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है। और इस दर्शन शास्त्र के अंदर ज्ञान मीमांसा, फिर उसके बाद नीति शास्त्र, तत्व मीमांसा, फिर उसके बाद सौंदर्य शास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, ये सभी इसमें आते चले जाएंगे और इन सभी को हम उनके शब्दों के साथ ज्ञान में लेंगे। चलिए, तो सौंदर्य शास्त्र के एक परिचय की बात करते हैं। हिंदी में सौंदर्य शास्त्र या नंद शास्त्र कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में एस्थेटिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक, सौंदर्य, ध्यान में रखिए, यानी एस्थेटिक शब्द का अर्थ है सौंदर्य, और मैंने इसको एस्थेटिक्स बोल दिया तो वो हो गया सौंदर्य शास्त्र। तो अभी मैं सौंदर्य की बात कर रही हूं। मैंने एक चीज और यहां बताना चाहूंगी। चलिए, दर्शन शास्त्र है ना, मैंने यहां पर एक बात इसलिए इसको बीच में बोल रही हूं, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी। ठीक है, तो मैंने यहां पर दो शब्द लिखे, एक लिखा मैंने फिलो और एक मैंने लिखा सॉफी। ठीक है, जानते हैं फिलो का मतलब क्या होता है, फिलो का मतलब क्या होता है, सॉफी का मतलब क्या होता है। तो फिलो का मतलब होता है प्रेम और सॉफी का मतलब होता है ज्ञान। देखिए, यानी सकारात्मकता, आत्मा को प्रबल करना पड़ेगा। अगर आपकी आत्मा प्रबल है तो आपके लिए कोई कुरूप नहीं है, और उस कुरूपता में भी सौंदर्यवान है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी खराब नहीं होता है, सब अच्छा होता है। एक तो ये बोलिए सब बढ़िया है, ये बोलिए वेद उपनिषद, इन सभी चीजों को ग्रहण कीजिए, हमारे जितने भी शास्त्र है उनका अध्ययन करो और हमारा एस्थेटिक बड़ा हो। ठीक है, अब हम यहां बात कर रहे हैं कि एस्थेटिक, अब हमारी पढ़ाई के अनुसार दोनों चीज चलेगी हमारी, यानी हम पढ़ाई के अनुसार भी बात करेंगे और हम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी आधार बनाएंगे। ठीक है, तो एस्थेटिक यानी केवल सौंदर्य। ठीक है, यूनानी भाषा से लिया गया है, इसका मूल रूप एटोनटिकोस से लिया गया है। यह यूनानी शब्द एस्थेसिस से हुआ है। एस्थेसिस का अर्थ इंद्रिय सुख की चेतना। अब आप बोलेंगे इंद्रिय सुख क्या है, 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 सेंस, आंख यानी देखना, नाक यानी सूंघना, जिह्वा यानी चखना, स्वादेंद्रिय, कान यानी सुनना, और स्पर्श, 5। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा नायक नायिका, हमने राम और सीता के उपवन की बात करी थी कि राम वहां पर सीता को देखने के लिए गए और उपवन में सीता आई और पुष्प, तो दोनों की आंखें एक दूसरे को टकराई, तो एक प्रेम,
दर्शन, ध्यान में दीजिएगा, दर्शन प्रेम, यानी फिलॉसफी का आधार ही प्रेम है, सकारात्मकता ही है, ठीक है। तो वो आकर्षित किया, तो नायक नायिका अधिकतर अपने आंखों से ही बात कर लेते हैं, प्रेम पूर्वक ही बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इंद्रिय सुख में, स्वाद, कड़वा आ गया अरे, और मीठा आ गया आहा, यानी हमारे वैसे ही भाव आ जाएंगे। नाक, अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, वो भी हमें नाक से। कान से, बहुत लाउड स्पीकर में गाने चल रहे हैं, हमें सर दुखने, और एक मीडियम चलेगा तो बहुत। हमारे हाथ, मम्मी हमारे सर पे मालिश कर रही है, मजा आ जाता है, और कोई यही कोई और दूसरा कोई व्यक्ति हमारे सर, अरे यार हाथ हटाना यार, टेंशन हो रही है ना। यानी हम इंद्रियों से भी जो सुख की चेतना प्राप्त करते हैं, जिससे हमें मजा आता है, ठीक है। हमारे पापा ने हमको थोड़ा सा हाथ से पकड़ लिया या कंधे पे हाथ रख लिया, बड़ा खुश होते हैं कि पापा ने, है ना। जनरली आजकल क्या होता है परिवार में, पिता अपने पुत्रों को गले नहीं लगाता है, आई लव यू नहीं बोलता, हाँ बोलो, आज जाके बोलो अपने पापा को, मम्मी को, देखो आप में कितना मजा आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगी, मोटिवेशन आएगा कि हमें कुछ करना है। जिंदगी में सबको बोल देते हो, मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी पापा गले लगो और जोर से हग करो, ये इंद्रिय सुख है, आपने स्पर्श किया है, यह इंद्रिय सुख, यानी आपको कहीं ना कहीं स्पर्श के माध्यम से पॉजिटिविटी आई। तो एस्थेसिस अर्थ क्या है, इंद्रिय सुख की चेतना। इसी एस्थेसिस से एस्थेटिक शब्द बना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, हिंदी भाषा में सौंदर्य शास्त्र या नंदन शास्त्र कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। चलिए, 1750 में दार्शनिक अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र की स्थापना करी थी। जनरली हमारे एग्जाम में आता है कि ये एस्थेटिक्स जो है या सौंदर्य शास्त्र है, इसको सबसे लाने वाला व्यक्ति ऑथेंटिक रूप से या लिखित रूप में हमारे पास सामने कौन लेकर आया, बाउमगार्टन, ठीक है। फिर आता है प्रथम भाग में, यानी बाउमगार्टन ने जो सौंदर्य शास्त्र की बात करी थी, उसके फर्स्ट भाग में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहा। इन्होंने कहा कि सौंदर्य जो है हमारी इंद्रियों से आता है। बुरी खुशबू सुनेंगे, अरे ये तो अच्छी नहीं है, अच्छी सुनेंगे तो अच्छी, क्यों, अब बुरी भी जरूरी है। मान लो आप खाना बना रहे हो और उसमें स्मेल गलत आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमारी स्वाद पे नहीं जाना चाहिए, हम उसे उसकी बुरी खुशबू से, बुरी गंध से पहचान जाएं कि यह हमारी स्वाद के लिए लायक नहीं है। तो स्वादेंद्रियां या हमारी जो सूंघने की क्षमता है या सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, हमें उस चीज का ज्ञान कराती है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो प्रथम भाग में उन्होंने क्या बताया, इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहा है, किसको, एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र को। दूसरा, संवेदनशील इंद्रिय बोध का शास्त्र के रूप में भी किया है। संवेदनशील, बिल्कुल, कभी कभी ऐसा तो आपको सर जुकाम हो जाता है, तो आप, अरे यार मेरा तो बुखार आ गया, स्वाद नहीं आ रहा है, सर जुकाम हो गया, खुशबू नहीं आ रही है, बदबू नहीं आ रही है, स्मेल गायब हो गई, ये वाली चीजें। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेंस होते हैं वह हमें सौंदर्य का आभास कराते हैं। और सेंस, मन खुश हुआ, आप आज ही गाना गाओ, ठीक है, अच्छा सा गाना सुनना, रोज सवेरे एक गाना सुन लो या एक भजन सुनो, तो देखो आपका पूरा दिन अलग ही निकलेगा। और एक आपको सवेरे उठते कोई डांट दे तो आपका पूरा दिन किसी और में निकलेगा। तो हमारी इंद्रियां, जो हमारी ये 5 सेंस हैं, ये कुछ ना कुछ अच्छा ग्रहण करेंगे तो अच्छा दे देते हैं, इसलिए हमें माहौल वैसा ही रखना चाहिए। आ जाइए, हीगेल जो बहुत बढ़िया दर्शन शास्त्र रहे हैं, सौंदर्य शास्त्र के अंदर भी इन्होंने बात करी है। तो हीगेल ने सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का दर्शन कहा है। ललित कला, हमारे पास कला, अब यहां ध्यान रखना, कला 2 टाइप्स की है, ठीक है, एक है ललित कला और एक है उपयोगी कला, ठीक है। उपयोगी कला को हम कारू कला कहते हैं, ललित कला को हम चारू कला कहते हैं, उपयोगी कला को हम अप्लाइड आर्ट कहते हैं, ललित कला को हम फाइन आर्ट कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम उसे दृश्य कला कहते हैं, विजुअल आर्ट्स। ध्यान में रखिएगा, उपयोगी कला जिससे हमको आय की प्राप्ति होगी, उपयोगी कला, विज्ञापन कला, ग्राफिक्स कला, ये सभी उपयोगी कला। और ललित कला, फाइन आर्ट, है ना। अब ये फाइन आर्ट में हमें मनोरंजन मिल रहा है, नृत्य हमें मनोरंजन दे रहा है, संगीत हमें मनोरंजन दे रहा है, चित्रकला हमें मनोरंजन दे रही है, ठीक है। तो ये ललित कलाएं हैं, और इधर हमें कोई ना कोई जो आय दे रहा है वो हमारी क्या हो गई,
उपयोगी कला। तो हीगेल ने सौंदर्य शास्त्र को क्या कहा है? ललित कला। यानी सौंदर्य जो है वो क्या करता है? हमारे चित्त को, चित्त मतलब मन को, आत्मा को आनंद प्रदान करता है सौंदर्य। ठीक है। बाद में सामान्य रूप से जब समय गुजरा, कुछ समय बाद काव्य या प्रकृति का सौंदर्य, यानी कवियों ने गीत गाए या कविताएं लिखी या प्रकृति के अंदर हमने बारिश का मौसम देखा, गर्मी का मौसम देखा, तो उससे भी हमको सौंदर्य, अभी जैसे पतझड़ आएगा, पतझड़ चल रहा है या आएगा, जैसे जैसे निकलेगा नए नए कोपल आएंगी, नए नए पत्ते आएंगे, खुशबू आएगी, हमें अच्छा लगेगा और वह एक मौसम अलग ही दिखाई देने लग जाएगा। तो प्रकृति हमें सौंदर्य का बोध करा रही है, कवि अपनी कविताओं से हमें सौंदर्य का बोध करा रहे हैं, यानी मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन मतलब हमारे मन को आनंद दे रहा है। तो बाद में सामान्य प्रयोग काव्य या प्रकृति का सौंदर्य के विश्लेषणात्मक निरूपण में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, एस्थेटिक्स। अब हम बात करेंगे सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहला पॉइंट, इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम से अध्ययन। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब ये 5 सेंस, इनके द्वारा जो हम ज्ञान कर लेते हैं, अध्ययन करते हैं, वह। नेक्स्ट, बाद में इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्य की अनुभूति जो आत्मिक आनंद का विश्लेषण करती है, उसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब हमने इन 5, अब फॉर एग्जांपल रसगुल्ला खाया, अब रसगुल्ले के अंदर मैं नमक भर देती और फिर आप खाते, तो इंद्रिय बोध क्या? स्वाद। सौंदर्य की अनुभूति क्या है? गुलाब जामुन तो मीठा होता है, ये तो खारा है। आत्मिक आनंद मिला ही नहीं। गुलाब जामुन है, नरम है, मीठा है, खा गए, मजा आ गया, सौंदर्य का अनुभव हुआ। तो इंद्रियां हमें सौंदर्य का अनुभव कराती है, और जो सौंदर्य का अनुभव कराती है वह आनंद देने के लिए करवाती है। लेकिन कभी कभी जिनका बैकग्राउंड, जिनका कहते हैं पर्यावरण, आवरण, चारों तरफ नकारात्मकता है, तो उसको नकारात्मकता ही दिखाई देगी। प्रभावित, कहने का मतलब ये हुआ सौंदर्य शास्त्र किससे प्रभावित रहा है। ये हमेशा तीनों चीज हमारे बार बार आएगी, ध्यान रखना। तत्व दर्शन यानी तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा यानी मिट्टी, तत्व मीमांसा यानी फूल, तत्व मीमांसा यानी पत्तियां, हर चीज में लकड़ी, रेत, पत्थर, ये तत्व हैं हमारे आसपास, इनका एक स्वभाव है, इनका भी एक अध्ययन किया जाता है। आचार शास्त्र मतलब नीति शास्त्र, ठीक, अच्छा बुरा, रावण राम। अभी बोलो मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, और बोलो मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, तो आप ये बोलोगे। आपने कभी सोचा किसी बच्चे का नाम राम रख देते, रावण क्यों नहीं रखते? है ना, क्यों? क्योंकि कुछ शब्द हमारे अंदर नकारात्मकता लेके आते हैं, कुछ सकारात्मकता लेते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो है वो आचार शास्त्र के अंदर हमारे सनातनी धर्म के अकॉर्डिंग हम उसको अध्ययन में लेते हैं। और फिर लेते हैं मनोविज्ञान, हमारे मन में क्या क्या चल रहा है उसके आधार पे। तो हमारा एस्थेटिक्स 3 पार्ट पर डिपेंड हो गया। तत्व दर्शन जो आसपास हमारे एलिमेंट्स जितने भी घूम रहे हैं उनको लेकर, हमारे नीति यानी नैतिक शास्त्र को लेकर, मॉरल को लेकर, और साइकोलॉजी को लेकर हम सौंदर्य शास्त्र को पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, सौंदर्य शास्त्र इन 3 चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चाक्षुक यानी जानते हैं क्या होता है? चक्षु, चक्षु यानी आंख, आंख से देखना। श्रवण, श्रवण यानी कान से सुनना। चक्षु को श्रवण दोनों इंद्रिय बोधों की प्रमुखता रही है। बिल्कुल हमारे सौंदर्य शास्त्र में, अब जैसे ना ऐश्वर्या राय गई, सब ने उसको देखेंगे, देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब म्यूजिक, आहा कितना शानदार गाना चल रहा है, तो मुख्य तो भूमिका हमारी आंख और कान है। वैसे टंग भी है, स्पर्श भी है, तो वो भी निभाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है एक बार देखने पर ही, जब तक हम देखेंगे, एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है और एक बहुत सुंदर बोतल, बड़ी अच्छी तरीके से कलात्मक, तो वो हमको तुरंत आकर्षित कर लेगी। यानी हमने उसको देखा और आकर्षित हो गए, हमने उसको देखा और हमें सौंदर्य का भाव हो गया। तो देखना और सुनना से हमें इंद्रिय बोध का प्रमुखता रहती। समस्त इंद्रियों में यह इंद्रियां सत्य के निकट होने की वजह से इनको महत्व स्थान दिया। इसलिए कहा जाता है आंख और कान से दोनों अगर बराबर हैं और देखा है, सुना है, तो उसको सत्य मानो, फिर उसको परखो। ठीक है, आ जाइए। सौंदर्य शास्त्र में 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया गया है। बिल्कुल, एक आता है हमारा इंद्रिय सौंदर्य, एक आता है विधानगत, और एक आता है अभिव्यक्ति। अब इसको भी समझा देती हूँ। इंद्रिय सौंदर्य जिसमें हमने किसको मुख्य माना?
देखना और सुनना, ठीक है। इंद्रिय मतलब हमारे 5 सेंस हैं, इन पांचों के आधार पर हम सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, इसका आइडेंटिटी। विधानगत सौंदर्य, गुलाब का फूल विधान प्रकृति ने बनाया है, सुंदर ही है। मोर देखते ही, अब मैं मोर को आप कहते नहीं 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 मोर तो बुरा लगता है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। मोर अरे यार नाचता हुआ मोर और ही सुंदर लगता है, लेकिन मोर भी सुंदर। विधानगत विधि द्वारा, ईश्वर द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई है बहुत सुंदर लगती। आप हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं और नीचे ऐसे नदी ऐसे सांप की तरह, कितनी सुंदर लगेगी, ठीक है। अब आप एक ना रायता की हिल की पहाड़ियों पे चले जाओ और वहां से उदयपुर का नजारा देखो, विधानगत यानी विधि, हमने किसी ने बनाया नहीं, मैन मेड नहीं है, प्रकृति द्वारा बनाया गया, तो वो सुंदर है और वो सुंदर ही दिखाई देता है। एक होता है अभिव्यक्तिगत, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी के अनुसार सौंदर्य होता है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन देख लो, अक्षय कुमार देख लो, सुनील शेट्टी को देख लो, अमरीश पुरी को देख लो, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है, उसके आधार पर हम उनके, ऐश्वर्या राय को देख लो, कैटरीना कैफ को देख लो, तो सब व्यक्ति का, मैं इसलिए बता रही हूं इनके एग्जाम्पल क्योंकि ये आपके सामने है। अब मैं कहूं नरेंद्र मोदी को देख लो, उनकी वक्ता को देख लो, उनकी पर्सनालिटी को देख लो, उनके बोलने के प्रभाव को देख लो, वही अमित शाह के देख लो, वही योगी जी को देख लो, तो सबकी एक प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन के आधार पर हम उनके सौंदर्य का आभास करते हैं। तो प्रश्न है हमारा, सौंदर्य शास्त्र में 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया गया। इंद्रिय सेंस, विधिगत जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, विधि है हमारे ईश्वर ने रचा है, हम उसी के आधार पर बात करते हैं, और फिर आता है हमारा अभिव्यक्ति सौंदर्य प्रेजेंटेशन पर। सुंदर के विषय में विचार सौंदर्य दर्शन से है, जो सौंदर्य चेतना से उद्भव होता है। अब यह भी ध्यान में रखना कि जब तक आपके अंदर सौंदर्य का भाव नहीं होगा, आप किसी भी वस्तु को सौंदर्य नहीं कह सकते। सौंदर्य बोध जो मन की एक विशिष्ट भावात्मक स्थिति होती है, विशिष्ट भावात्मक मतलब जो आत्मा से जुड़ी होती है, तभी हमें सौंदर्य का भाव होगा। ये ध्यान रखें। कई कई महिलाएं होती हैं जिनको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पाक कला अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है। हमारे पास 64 कलाएं हैं, इन 64 कलाओं में पाक कला अपने आप में, संगीत कला अपने आप में, नृत्य कला अपने आप में, लेकिन किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, और किसी को सब चीजें पसंद है। तो सौंदर्य बोध जो मन की एक विशिष्ट भावात्मक स्थिति होती है, जो सब में नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई जनरली लड़कों को देखना, उनसे पूछना कौन से कलर का शर्ट, नहीं मेरे को तो ब्लैक दिला दो, पूरे कपड़े को खोलो तो ब्लैक ही ब्लैक, ब्लैक ही ब्लैक, या व्हाइट ही व्हाइट व्हाइट, या ब्लू ही ब्लू, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लड़कियों को देखो तो उनके भी आजकल यही ब्लैक ब्लू बस यही चलता है। मम्मी की साड़ियां देख लो हर कलर में दिखाई देती है, और फिर जब वो लाल कलर की साड़ी पहन कर आती है तो हमें अच्छी लगती है, फिर पीले रंग की साड़ी पहन के आती है तो हमें अच्छी लगती है। यानी रंग हमें क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, सौंदर्य का भाव कर रहे हैं। उसी प्रकार सौंदर्य के बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं जिनको हम यदि अपनी आत्मा से, अपने इमोशंस से एक्सेप्ट करेंगे तो सौंदर्य महसूस होना शुरू हो जाए। सौंदर्य शास्त्र का उद्भव, सौंदर्य शास्त्र का मुख्यतः जो उद्भव है, जन्म है, वो पाश्चात्य कला चिंतनों के द्वारा रहा है, जिसके फेमस पर्सनालिटी रहे हैं सुकरात, प्लेटो व अरस्तु। सुकरात, प्लेटो व अरस्तु ने इस चीज को यूनान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, और आज हम जो भी पढ़ेंगे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के आधार पर ही हम सौंदर्य शास्त्र की विवेचना भी करेंगे, उसको पढ़ेंगे भी सही, समझेंगे भी सही। कवियों व दार्शनिकों के मध्य विवाद हो गया था सौंदर्य शास्त्र को लेके। कवि कहते थे जिसका प्रभाव हृदय पर पड़ जाए वह सौंदर्य, यानी उन्होंने काव्य को, शब्दों को महत्व दिया। और दार्शनिक कहते थे कि नहीं, जो प्रज्ञा हमारे ज्ञान को प्रभावित कर दे वह महत्वपूर्ण रखता है। तो सौंदर्य के लिए 2 स्रोत माने गए, एक कवियों के आधार पर और एक दार्शनिकों के आधार पर। कवियों ने शब्दों का आधार लिया और दार्शनिकों ने दर्शन के आधार पर बात करी। यूनानी कवि होमर व हेसियड ने देवों की उत्पत्ति के रूप को गुण देने की, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि ईश्वर, अब जैसे मैंने कहा राधा कृष्ण की पेंटिंग है, हमें आकर्षित करने लग जाती है, जनरली आपने बनाई तो सबको पसंद आ गई, क्यों? क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिविटी से, हमें सकारात्मकता आती है। तो हर जगह
ईश्वर महत्वपूर्ण स्थान होता है, चाहे वह जनजाति में ले लो, चाहे वह हमारे हिंदू धर्म में ले लो, मुस्लिम धर्म में ले लो, सिख धर्म में ले लो, ईसाई धर्म में ले लो, कहीं भी जहाँ ईश्वर मुख्य होगा, ठीक, वह हमेशा आकर्षित करेगा, सुंदर ही होगा। और जानते हैं मुख्यतः ईश्वर कौन होता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सबसे मुख्यतः स्तर माँ होती है, बिल्कुल, जो हमें ईश्वर के बाद या ईश्वर के बराबर या ईश्वर से भी बड़ा जो व्यक्ति है वो माँ है, जो हमें धरती पे लेकर आई। तो हर किसी को अपनी माँ, पिता के लिए बोल देंगे या पापा अच्छे नहीं, लेकिन मम्मी के लिए कभी कोई बुरा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि माँ ने हमको इस धरती पर जन्म दिया और माँ ने ही हमें इस धरती पर जीना सिखाया, इसलिए माँ हमारे लिए ईश्वर के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब उसके अंदर अब स्वतः ही देवी गुण उत्पन्न हो गए, शक्ति के गुण उत्पन्न हो गए, इसलिए वो हमें अच्छी लगती है। यूनानी सौंदर्य के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे, यानी यूनानी जो लोग होते थे वो वास्तविकता यानी जो तत्व में दिख रहे हैं, यानी हमें ये कुर्सी दिखाई दे रही है और ये झूलती हुई कुर्सी दिखाई दे रही है, तो वो कहेंगे ये सुंदर है। यानी जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सौंदर्य पे बहुत ज्यादा उनका शुरू से ही रहा है कि जो एकदम देखते ही आकर्षित करे वह सौंदर्य। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, यूनानी सौंदर्य के प्रति विशेष रूप से आकर्षित रहते। यूनानी दार्शनिक थेलीज, ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इस दिशा में इन्होंने प्रथम प्रयास किया था। इसी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, यूनान के दर्शन के पिता किसे कहा गया है? थैलीस को कहा गया है। तो सबसे पहले दर्शन, फिलॉसफी, प्रेम, फिलो मतलब प्रेम और सॉफी मतलब ज्ञान, प्रेम पूर्वक ज्ञान का दर्शन कराने वाले थैलीस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और थैलीस के बाद जो व्यक्ति आए थे पाइथागोरस, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पाइथागोरस का सिद्धांत बैलेंस पे काम करता है। तो ये जो बैलेंस है वो हमारे सौंदर्य शास्त्र में भी आता है। इसी तरह की एक घटना है, एक बार क्या हुआ था कि अकबर का दरबार लगा हुआ था, तो बड़े मानसिंह बड़े अजीबोगरीब ड्रेस के अंदर गए, तो अकबर बोले जब खुदा नूर बांट रहे थे मानसिंह तब तुम कहाँ थे? ठीक है, और पूरा दरबार हंसने लग गया क्योंकि वो बड़े ही अजीबोगरीब कपड़ों में गए थे। कहने का मतलब उनके संतुलन में कुछ भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन मानसिंह ने भी वहां पे जवाब दिया, जानते क्या जवाब दिया? कि आप जब ईश्वर से नूर प्राप्त कर रहे थे, मैं ईश्वर से भक्ति प्राप्त कर रहा था। तो ये उनका एक कटाक्ष था, वापस जवाब था, वो एक अलग चीज है। लेकिन पाइथागोरस संतुलन, बैलेंस जो हमें एक बार आकर्षित कर दे, ठीक है ना। और आप ये अपने आसपास देखते हैं, कभी जैसे अमेजोन पे आपने एक सूट देखा या साड़ी देखी या पैंट शर्ट देखा या कुर्ता पजामा देखा और तुरंत आप पहनते, अरे यार मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वहां अच्छा लग रहा था। तो संतुलन, बैलेंस, क्या पता वो मॉडल है, उस मॉडल पर वो जम रहा है, आप पे नहीं जम रहा है। बैलेंस, बैलेंस हर जगह जरूरी होती है और इस बैलेंस को उन्होंने सौंदर्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सौंदर्य पे स्पष्ट विवेचन, मतलब कहना मतलब हमारे सिलेबस के अंदर यदि हम सौंदर्य शास्त्र की बात जो करते हैं वो दो व्यक्ति के आधार पर करेंगे, सुकरात और प्लेटो, ठीक है। तो सुकरात जो सॉफिस्ट रहे और सुकरात पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई है। प्लेटो बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे, दर्शन शास्त्री रहे, मानव शास्त्र के अंदर प्लेटो को हम देख सकते हैं। प्लेटो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना ज्ञान सब जगह दिया है, सौंदर्य शास्त्र में भी दिया, हर फील्ड में दिया है। तो हमारे एस्थेटिक में सुकरात की क्या भूमिका रही, प्लेटो की क्या भूमिका रही, सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, इन सभी चीजों की एक एक शब्द पर व्याख्या भी करेंगे और इसको अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। तो सौंदर्य शास्त्र के लिए सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, आज से ही अपनी आत्मा को प्रबल कीजिए, सकारात्मकता सोच रखिए, मन को प्रसन्न रखिए, आनंदपूर्णतर रहिए। और जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, आप अच्छा ना बोल पाएंगे, ना अच्छा सुन पाएंगे, ना अच्छा देख पाएंगे, ना प्रसन्न हो पाएंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान, बुरा कुछ भी नहीं होता है, गलत कुछ भी नहीं होता है, हर गलत के पीछे कुछ अच्छा छुपा रहता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हर असफलता पे के पीछे सफलता रहती
है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते चले जाइए, निरंतरता रखिएगा। आपने हमेशा भगवान राम या कृष्ण के जितने भी पार्ट हमारे एपिसोड्स आते हैं, सीरियल आते हैं, उनमें देखा होगा कि कृष्ण और राम हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं और उनको देख देख के सभी आनंद में रहते हैं। उसका मेन कारण है कि वो सकारात्मकता से भरे हुए हैं। तो हमें भी सकारात्मकता रखनी है, अपनी आत्मा को प्रबल रखनी है। उसके लिए हमें अपने जितने भी नीति शास्त्र हैं उनको अध्ययन में लिए, रामायण पढ़िए, महाभारत से पढ़कर ज्ञान लीजिए। हर धर्म, हर वेद और या हर उपनिषद में हमारे धर्म को बताया गया है, नैतिक शिक्षा को बताया गया है, जो हमारी आत्मा को प्रबल करता है। और आत्मा प्रबल होगी तो सब सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, इस सौंदर्य शास्त्र का एक जो सामान्य परिचय है उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। लेकिन ये ध्यान में रखना कि सौंदर्य शास्त्र को समझने के लिए बेस यानी जीरो से स्टार्ट करोगे तो प्लेटो, अरस्तु और प्लाटिनस या आगे चल के सारे चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कला छात्रों के लिए ये एक पहली बार मैं लेकर आई हूँ और शायद पूरे राजस्थान में चाणक्य ने इसको पहल किया है। आप लोग इसको जीरो से पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा, आत्मा को प्रबल करते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा, हंसी के रसगुल्ले रोज खाइएगा, सबको रसगुल्ले खिलाते चले जाइएगा। तो हमें सौंदर्य शास्त्र पढ़ने में और जीने में भी आनंद आ जाएगा। ओके, थैंक यू।